अच्छा बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा है और स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर के अंदर ओवरऑल हमारे पास जो है कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं। तीन मेन कैटेगरीज होती हैं ग्राफ्स की ना। एक होता है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हर क्लास में एक एक ग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें मिक्स आ रहे होंगे सारे ग्राफ्स। अक्सर पास पेपर का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मिक्स भी आ रहे होते हैं, और अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही चीज होती है। ठीक है ना, जैसे कि अब मैं लास्ट टाइम हमने पढ़े थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये तीन चीजें हैं मेन, तीन बड़े ग्राफ हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो छोटे हैं दूसरे वो क्या है, पाई चार्ट है, पिक्टोग्राम है, बार चार्ट है। वो बहुत कम आते हैं और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ईजी होते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इन तीनों पे आता है, या तो हिस्टोग्राम पे आता है या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था जिसमें इस तरह का शेप बनता है एस जैसा, ये ऐसा, ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का जो शेप है बेसिकली वो इस तरह का कुछ होता है कि उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। बार्स होते हैं लेकिन वो बार्स ज्वाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है, उन बार्स के बीच में गैप नहीं होता, सारे बार्स ज्वाइन होते हैं। दूसरी बात ये कि बार्स की जो विड्थ होती है ना वो एक जितनी ज़रूरी नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो बार अगर क्लास विड्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। ठीक है, और तीसरी बात जो हाइट होती है उसकी, वो हाइट क्या होती है, हाइट होती है फ्रीक्वेंसी। अगर जिस बार की विड्थ ज़्यादा होगी ना उसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इन बार्स का जो एरिया होता है ना, इन बार्स का जो एरिया होता है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को। एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को। यानी कि अगर आप किसी बार की विड्थ बढ़ाओगे तो हाइट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी कम। जिसकी विड्थ कम होगी उसकी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका जो टोटल एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, अब जैसे कि ये क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, इसको जरा मैं टेबल को जरा थोड़ा सा दोबारा रीअरेंज कर लूँ, ऐसे लिख देता हूँ वर्टिकली। ये जो है एज एक्स, ये एज क्या है, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है ना, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो 8 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 11, 11 से 12, फिर 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 19। ये सारी क्या है, क्लास बाउंड्रीज। उसके आगे फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी है इनकी, 7 है, देन 8, 6, 10, 3 और ये 4। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, हिस्टोग्राम जो होता है ना, हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम के अंदर होता ये है कि एक्स एक्सिस पे तो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सर वो 6 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है। 7, 19 to 16 to 19। अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो बेटा, इसमें करना ही, हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम का जो शेप होता है ना कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं, दो एक्सेस होते हैं। ये जो वाई एक्सेस होता है वर्टिकल, और एक एक्स एक्सेस। अब देखो एक्स एक्सिस पर जो है ना, एक्स एक्सिस पे क्लास आती है और वाई एक्सिस पे क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी नहीं आती, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी आएगी तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी हाइट बढ़ जाएगी। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसकी हाइट बढ़ जाए। हिस्टोग्राम का रूल तो ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका एरिया बढ़ जाए। तो इसलिए आपको जो हाइट देखनी होती है ना वो विड्थ के हिसाब से देखनी होती है, कि विड्थ ज्यादा होगी तो हाइट क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और नीचे आएगी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में क्या है, एज है, एज एक्स ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन में आपको बताया हुआ होगा। अच्छा अब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देख लेते हैं पहले वो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, frequency density is equals to frequency upon class width, frequency upon class width। ठीक है, अब मेरी फ्रीक्वेंसी जैसे कि जितनी भी हो उसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, क्लास विड्थ से। क्लास विड्थ का मतलब है कि इस विड्थ में मतलब जो क्लास बाउंड्री है उसमें विड्थ कितनी है। जैसे कि मैं अगर ये बोलूँ क्लास विड्थ अगर अलग से निकालें, क्लास विड्थ का भी अपना फॉर्मूला है। क्लास विड्थ क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट। अच्छा अब देखो ये क्लास विड्थ है, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 10 माइनस 8 2, फिर 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 11 1। क्या कर रहा हूँ मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 8 टू 10 है तो अपर लिमिट 10 हो जाएगी और लोअर लिमिट 8, 10 माइनस 8। उसके बाद 12 टू 14 2, 14 टू 16 2 और 16 टू 19 3। ठीक है बच्चों, बात समझ गए सब। तो ये मैंने क्लास वेट निकाल ली। क्लास वेट शो करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप चाहो तो ना भी शो करो, दिमाग में मेंटली भी कर लो तो ठीक है। और आगे क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एफडी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास वेट। फ्रीक्वेंसी 7 है, क्लास वेट 2 है, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, then 8 divided by 1 8, then 6 divided by 1 6, 10 divided by 2 5। ये 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, 10 डिवाइड बाई 2 2 कहाँ से आया, क्लास वेट से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास वेट फॉर्मूला है ना। अच्छा फिर के बाद 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5 और 6 डिवाइडेड बाय 3 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अच्छा एक्स, अब ये करते हैं प्लॉटिंग करते हैं, ये तो मैंने कैलकुलेशन तो कर ली। ठीक है, अब प्लॉटिंग कैसे करनी है, ग्राफ पर ड्रॉ कैसे करना है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 ईयर, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फॉर द एजेस फ्रॉम 8 टू 19। एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 8 से लेकर 19 तक। और साथ में क्या बोला, 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा या 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा 8 से 19 तक बनाना है, 0 से शुरू नहीं करना। एक रूल ये होता है, कल मैंने बताया था कि अगर आप 0 से शुरू नहीं करते तो शुरू में क्या बनाना पड़ता है, फॉल्स ओरिजिन। ठीक है ना, ये 8 हो जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद 9, देन 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 एंड देन 19। ठीक है, 8 से लेकर 19 तक बन गया ये। और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, वर्टिकल पे बोला हुआ है आपको कि 0 से लेकर 8 तक बनाना है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राफ पे मेजर कर लो। देखो ग्राफ पेपर जो आपका होता है ना, नॉर्मली ग्राफ पेपर पर जो एक बड़ा बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। अब आपका ग्राफ पेपर है इंचेस वाला, तो 1 इंच जो है ना वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझो 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर लो। एक्चुअली आपको सेंटीमीटर वाला ग्राफ लेना चाहिए, क्योंकि इंचेस वाला सीआई में हमेशा जो आपको चीज़ें दी होंगी ना वो सेंटीमीटर के हिसाब से दी होंगी। अब ढाई का हिसाब रखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको 2 सेंटीमीटर अज्यूम कर लो, तो एक आधा बॉक्स जो है बड़ा वाला बॉक्स का आधा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। एक्स एक्सिस पे भी वाई पे भी, लेकिन एक्स एक्सिस पे शुरू में क्या होगा, पहले फॉल्स ओरिजिन बनेगा, एक बॉक्स जाया करना पड़ेगा। एक बॉक्स जाया कर लो, बिल्कुल कोने से शुरू करना वरना जगह कम पड़ जाएगी। एक बड़ा बॉक्स एक छोटा बॉक्स। अब आप ये देख लो कि जगह बच रही है तो बड़ा ही कर लो, बड़े में आसानी होती है। जगह पूरा हो जाएगा अगर पूरा एक बड़ा बॉक्स वेस्ट करते हो तो, जगह कम तो नहीं पड़ेगी, देख लो गिन लो, पहले आप काउंटिंग करो फिर बनाना शुरू करना। हाँ 1 सेंटीमीटर का फर्क। अच्छा जी, अब हमें ये करना है कि ना कहते हैं इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहली वाली जो 8 टू 10 है हमारे पास क्लास बाउंड्री, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है 3.5। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे 8 से लेकर 10 की 3.5। एट से लेकर 10 वाले की हाइट जो है 3.5 रखनी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8 से लेकर 10 है, सॉरी ये मैंने 9 तक बना दिया, थोड़ा सा और आगे जाएगा। 8 टू 10
8 to 10 है ना पहला वाला। फिर उसके बाद 10 से 11 जो है वो 10 से 11 पर है 8। देन 11 to 12 जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 है। 11 से लेकर 12 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 है। देन 12 से लेकर 14 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 5। अच्छा जी, नेक्स्ट है 14 to 16 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.5। और फिर लास्ट है 16 to 19। 16 to 19 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 होगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी है, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी। तो मैंने टेबल ऊपर बनाया है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, वो आपको करना है। ठीक है, दिस इज अ हिस्टोग्राम। हेडिंग डाल देंगे हिस्टोग्राम की। ओके, पार्ट बी पे आते हैं। इन विच इंटरवल डज द मीडियन लाई। अब हमें बताना है मीडियन इनमें से किस में लाई करता है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है एक्चुअली मिडिल नंबर, ठीक है ना। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 50%। n क्या है? सारे प्लस कर लें अगर हम 7 और 8, 40 स्टूडेंट ऊपर दिया हुआ है ना, n ऊपर दिया हुआ है। इन सबको भी अगर मैं प्लस कर लूँ, n क्या होगा? सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर देना n आता है। n जो होता है ना वो सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करने से आता है। अब हमें प्लस करने की जरूरत ही नहीं, ऊपर जब ज्यादातर दिया हुआ ही होता है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50%, ऊपर दिया हुआ है ना कि 40 स्टूडेंट्स हैं, सबको प्लस भी करेंगे तो 40 आएगा। तो मतलब 20th वैल्यू, 20th वैल्यू क्या है? मीडियन है। अब मुझे ये देखना है कि 20th वैल्यू इनमें से किस रेंज में लाया करेगी। तो उसके लिए या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ऐसे ही मेंटली भी कर सकते हो। मुझे ये देखना है 20th वैल्यू कहाँ लाया करेगी, इनमें से कौन सी रेंज में लाया करेगी क्लास बाउंड्री में। देखो पहले में कितने हो गए? 7, दूसरे में 8, टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, 20th वैल्यू कौन से वाले में लाया करेगी? देखो जरा गौर से, पहले वाले 8 से लेके 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी? 7। फिर 10 से 11 में 8, तो 7 और 8 कितने हो गए? 15। तो यहाँ तक हो गए। आपको ये देखना है 20 कब क्रॉस करेगा ये। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो तीसरे में 21। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो क्लास बाउंड्री है 11 से लेकर 12, इसके अंदर मीडियन लाया करेगा। आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है मीडियन का, इसका आंसर देना है x इज लेस देन ग्रेटर देन 11 और लेसर देन इक्वल टू 12। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि मीडियन इनमें से किसके अंदर, कौन सी वाली क्लास बाउंड्री में लाया करेगा। तो उसका यही तरीका है, या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही पता चल जाता है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये 7 है, दूसरा वाला 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 10 31, 34 और 40। अब आपको ये देखना होता है कि जैसे ही ये 20th वैल्यू है ना, 20 मिल जाए या 20 की अगली आगे वाली कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जैसे हम ग्रुप डेटा में मीडियन निकालते थे तो क्या करते थे, या तो मैं मुझे ये 20th वैल्यू चाहिए, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20th वैल्यू मिल जाए। अगर 20th ना मिले तो फिर 20th के बाद वाली वैल्यू, 20th के बाद वाली कौन सी वैल्यू है? 21। अब 21 के साथ जो x की वैल्यू होगी या जो रेंज होगी, क्लास बाउंड्री होगी, वो मेरा मीडियन क्लास है ये। तो सी है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन एज। अब मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये मीन का फॉर्मूला है। अच्छा, लेकिन मीन के लिए एक मसला ये है कि मुझे एफ एक्स चाहिए। एफ तो फ्रीक्वेंसी हो गई, एक्स क्या है? एक्स कहाँ से आएगा? मेरे पास एक्स तो है नहीं, यहाँ पर तो रेंजेस दी हैं, बाउंड्रीज दी हुई हैं।
तो x होगा मिड पॉइंट। ये जो मेरे पास रेंज दी हुई है ना, जितनी भी रेंजेस दी है इनका जो मिड पॉइंट होगा वो x होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कि आप ये देखोगे ना, कहते हैं ये सारे मिड पॉइंट जरा ले लें, अगर हम x की वैल्यू क्या होगी, ये 8 से लेकर 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 9, 10 से 11 का मिड पॉइंट 10.5, इसका मिड पॉइंट 11 से 12 का 11.5, 12 से 14 का मिड पॉइंट 13, 14 से 16 का मिड पॉइंट 15, 15, 16 से 19 का 17.5। कैसे निकाला मिड पॉइंट, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है ना, जैसे कि मुझे 19 और 16 प्लस करूंगा कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 2, 17.5 हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया 17.5। अब हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये देगा 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अच्छा, मीन का शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना ये एक्स बार होता है। अगर कभी मीन लिख रहा हूँ मैं, जगह मुझे कम जगह में लिखना है, लिखूंगा एक्स बार इज इक्वल टू एक्स और ऊपर एक लाइन, ये मीन है, मीन का ही साइन है। तो क्या होता है ये 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 10.5 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 प्लस 31 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी मैंने गलत मिस्टेक कर दी, वैल्यू गलत ले ली, ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 और फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 17.5। सिग्मा एफ एक्स आ गया अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होगा 40। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स निकालना था। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि यूज ना हो जाए गलती से ये। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में यूज कर लिया था हमने सी एफ को। ठीक है बेटा, टोटल तरह करो क्या आ रहा है, 40 होता है सिग्मा एफ ना। सिग्मा एफ का मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो तो 40 आएगा। देखो 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 10 31 और 4 36, 4 31 और 3 34 और 6 40। इन सबको जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो 40 आ रहा है, और ऊपर भी दिया हुआ है। सिग्मा एफ और एन ए की बात है, सिग्मा एफ या एन ए की बात है। अगर आप आपने ऊपर एन यूज किया ना तो यही सिग्मा एफ भी है। 12.4 आ गया इसका आंसर मीन का। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊँ, जब भी ये रेंज वाला सवाल आएगा ना तो मीन में हमेशा लिखा होगा एस्टिमेट ऑफ मीन। आप लोग परेशान नहीं हो जाना कि ये एस्टिमेट लिखा हुआ है तो कुछ नया काम करना है। ये एस्टिमेट तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्स की वैल्यू गिवन नहीं थी, और एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम मिड पॉइंट लेते हैं। तो हम मिड पॉइंट ले रहे हैं तो एक तरह से ये एस्टिमेट ही है ना, मिड पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि एक्स की एक्चुअल वैल्यू उन्होंने हमको बताई भी नहीं, हमें रेंज दे दी है, तो हम क्या करते हैं मिड पॉइंट ले लेते हैं रेंज का। तो ये एक अंदाजा होता है, तो इसलिए एस्टिमेट लिखा हुआ था। तो आप ये परेशान नहीं होना कि सर ये एस्टिमेट लिखा हुआ है तो क्या कुछ और करना है, ऐसा नहीं, बस ये सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, अब क्या है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर अंडर 13 ईयर्स ओल्ड। अब हमें एस्टिमेट लगाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो 13 साल से छोटे हैं। अब 13 साल से छोटे जरा इस रेंज में देखो कौन कौन सी है। ये पहली जो कैटेगरी है 8 to 10 ईयर्स वाले। 8 to 10 ईयर्स में कितने बच्चे हैं, 7। तो ये सातों के साथ 13 साल से छोटे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि 8 से 10 साल की एज में आ रहे हैं, 13 साल से छोटे हैं ये। और ये 10 to 11 वाले ये भी हैं 13 साल से छोटे हैं। ये 11 to 12 वाले 13 साल से छोटे हैं या नहीं है, हैं। ये 12 to 14 वाले 13 साल से छोटे हैं कि नहीं है, इसमें से आधे होंगे, इसमें से आधे होंगे। देखो 12 से लेके 14 में 10 बच्चे आ रहे हैं ना, 12 से 14 की रेंज में 10 बच्चे आ रहे हैं, तो इसका मतलब 12 से 13 की रेंज में जो होंगे वो 13 साल से छोटे हुए हैं। तो इससे क्या आधे कर देंगे ना, समझ आ रही है भाई, अंदाजन की मैं बोल रहा हूँ यार, अगर 12 साल से लेके 14 साल तक 10 बच्चे हैं, इसका मतलब 12 से 13 तक 5 होंगे और 13 से 14 तक 5 और, तो मतलब इसमें से हम आधे कंसिडर कर लेंगे। ये वाले जो है ना इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, 5 ले लेंगे। सही है ना। अब यूँ देख लो, अगर मैं ग्राफ के जरिए भी देखूँ जरा, तो भाई मेरा जो है ना ये वाले ये पूरे आ जाएंगे, ये पूरे आ जाएंगे, ये पूरे आ जाएंगे, लेकिन ये वाले कितने आएंगे, ये आधे। मेरा जो रिक्वायर्ड है 13 साल से नीचे वाला हिस्सा है ना, मतलब ये ले सकता हूँ मैं इसमें से आधा। ठीक है ना, पूरी फ्रीक्वेंसी 10 है तो मैं क्या कर लूंगा 5 ले लूंगा। मतलब ये सारे प्लस करें, अगर 13 ईयर से छोटे स्टूडेंट्स, तो आपको निकालने से बिलो 13 ना, बिलो 13 ईयर्स वाले बच्चे के कौन कौन से हैं देखो,
7 + 8 + 6 + 5। 7 + 8 कितना हो गया? 15। 15 और 6 21 और 5 26 स्टूडेंट। 26 स्टूडेंट्स हुए हैं जो कि 13 ईयर से छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एस्टिमेट क्यों लिखा हुआ है? कौन बताएगा यहाँ पर एस्टिमेट क्यों लिखा हुआ है? क्यों ये जो मैंने वैल्यू निकाली ये अंदाजा है, ये एक्चुअल फिगर क्यों नहीं है, एक्यूरेट क्यों नहीं है? देखो मैंने जो 12 से 14 वाले जो थे उसको मैंने हाफ किया, तो ये मैंने एक अंदाजन किया ना हाफ। आप ये सोचो, मैं कहता हूँ कि यार 12 साल से 14 साल के दरमियान मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो जरूरी है कि इसमें से 5 बच्चे 12 से 13 के बीच में हो, बाकी 5 13 से 14 के बीच में। ये तो हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार 12 से 14 के बीच में अगर 10 बच्चे हैं तो इसका मतलब है 12 से 13 के बीच में 5 हुए और बाकी 13 से 14 के बीच में 5 हुए। ये एक एस्टिमेट ही लगाया है हमने, इस वजह से यहाँ पर एस्टिमेट लिखा है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? देखो जब भी इस तरह का केस आएगा तो आपको यही करना है, अगर हाफ हो रहा है तो आप हाफ कर दोगे, लेकिन ये क्या हाफ करना है एक तरह से क्या है, एस्टिमेशन है। ठीक है ना, जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई एक पर्सन है, एक बंदा है, उसके जो है ना 4 बच्चे हैं और सबसे छोटा बच्चा जो है वो 10 साल का है और सबसे बड़ा जो है 20 साल का है, तो इसका मतलब क्या है, ये जरूरी है कि 4 बच्चे टोटल हैं तो 2 बच्चे 10 से 15 के बीच में होंगे और बाकी 2 15 से 20 के बीच में? ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मतलब मैं ये जरूरी तो नहीं है ना बोलूँ यार टोटल 10 साल से लेकर 20 साल तक की एज के किसी के बच्चे हैं और उसके टोटल 4 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 10 से 15 के बीच में होंगे, बाकी 2 15 से 20 के बीच में होंगे। ये बिल्कुल इवनली स्प्रेड होना जरूरी नहीं है ना यार, कोई जल्दी भी हो सकता है, कोई ज्यादा लेट भी हो सकता है, तो इस वजह से जो है मतलब बिल्कुल ऐसा तो नहीं ना कि एक्यूरेटली 2.5 2.5 साल के फर्क से बच्चे पैदा हुए हैं उसके। तो बात ये है कि ना ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो इस वजह से ऊपर क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं पार्ट ई पर। वन स्टूडेंट, अच्छा पार्ट ई में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है। देखो स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में अक्सर प्रोबेबिलिटी आता है, तो हमने प्रोबेबिलिटी अभी हाल में ही पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। ठीक है ना मैं ही थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, एस्टिमेट लगा रहा हूँ अभी कि आप लोगों को याद होगा हल्का फुल्का। आसान पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आता है ज्यादातर। वन पर स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, 40 में से एक स्टूडेंट चूज कर रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अंडर 8 ईयर्स। 8 साल से छोटे कितने बच्चे हैं? 8 साल से छोटे एक भी नहीं है, एक भी नहीं है भाई, क्या हो गया, स्टार्ट ही 8 साल से हो रहे हैं। पहली कैटेगरी 8 to 10 है। अच्छा एक सेकंड जरा अजान हो जाए, वेट कर लो। अच्छा बच्चों, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज अंडर 8 ईयर्स। अब 40 बच्चे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट 8 साल से छोटा हो। 0, क्योंकि 8 साल से छोटा तो यहाँ कोई है ही नहीं। जो चीज पॉसिबल ही नहीं होती उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। और जो चीज कंफर्म होनी ही होनी 100% पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। प्रोबेबिलिटी मिनिमम क्या होती है, 0, और मैक्सिमम क्या होती है, 1। 0 से कम नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का 0। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में है राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट दिस स्टूडेंट इज ओवर 16 ईयर्स। स्टूडेंट इज ओवर 16 ईयर्स। अब 16 ईयर से ऊपर हो स्टूडेंट, तो इसका मतलब है 16 ईयर से ऊपर वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं? 60, हाँ यहाँ से देख लेते, रुको। हाँ 16 ईयर से ऊपर वाले सिर्फ 6 ही हैं। 16 to 19 ईयर्स की एज में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 6/40 आंसर हो जाएगा। 6/40। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। मतलब मेरे लिए फेवरेबल 6 हैं और टोटल कितने हैं, 40, तो 6/40। उसके बाद पार्ट एफ है, अ सेकंड स्टूडेंट इज नाउ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग 39 स्टूडेंट्स। Calculate the probability that one student is over 16 and the other is not over 16. प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक स्टूडेंट जो है वो ओवर 16 ईयर ओल्ड है और एक नॉट ओवर 16 ईयर ओल्ड है। अच्छा जी, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो 16 ईयर से ऊपर वाले कितने हैं, ओवर 16 ईयर्स वाले आपके पास 6 हैं।
अच्छा, और उस अंडर 16 वाले कितने होंगे? 34। ठीक है ना? तो मतलब मैं बोल रहा हूँ एक मुझे ओवर 16 वाला चाहिए और एक अंडर 16 वाला। तो 6/40 मल्टीप्लाई बाय 34/39। ठीक है, प्लस 34/40 मल्टीप्लाई बाय 6/39। मतलब दो स्टूडेंट में से पहला स्टूडेंट ओवर 16 ईयर्स हो और दूसरा अंडर 16 ईयर्स हो, ये हो सकता है। या फिर पहला स्टूडेंट जो है वो अंडर 16 ईयर्स हो और दूसरा ओवर 16 ईयर्स, ये भी हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, ओवर 16 ईयर्स ओल्ड वाले बच्चे तो 6 है ना। ओवर 16 ईयर्स वाले में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 6 आ रहे हैं ना, ये देखो। हम तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे चल रहे हैं ना। ओवर 16 ईयर्स की प्रोबेबिलिटी 16/40 नहीं होगी। मैं ये देखूंगा 16 ईयर से ऊपर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स। और 16 ईयर से कम वाले कितने हैं? 16 ईयर से कम वाले 34 हैं। टोटल 40 थे ना बेटा। 40 में से 6 हटा दो तो बाकी सब मिला के 34 हो जाएंगे। या सबको प्लस कर लो या वैसे ही 40 में से 6 माइनस कर दो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनल? आंसर देना किसमें, फ्रैक्शन में देना है या उसमें देना है, कुछ बताओ। गिविंग आंसर इन फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन में देना आंसर। पेपर 2 है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप। थोड़ा फास्ट कैलकुलेटर यूज करके बता दीजिए। 17/65 फाइनल आंसर। Okay, next question is the lengths of 40 nails were measured. Their lengths in centimeters are summarized in the table below. ठीक है, ये जो है लेंथ दी हुई है, इसकी जो क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर्स में है 0 से लेकर 4 तक, फिर 4 से 8 और 8 से 16, ये तीनों क्या है? क्लास बाउंड्रीज है। और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन, हमेशा यही दो चीजें गिवन होती है, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। क्या लिखा हुआ है? ऑन द एक्सिस इन द आंसर स्पेस ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए होगा हमें? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए क्या चाहिए होगा? क्लास विड्थ। एक काम करते हैं, दो कॉलम ऐड कर लेते हैं इसमें, एक लेफ्ट साइड पर कर लेते हैं क्लास विड्थ के लिए, क्लास विड्थ, और एक राइट साइड पर फ्रीक्वेंसी के लिए, और उसके आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा भाई, अब क्लास विड्थ कितनी है? पहली क्लास विड्थ निकलती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 माइनस 0 करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। दूसरा है 8 माइनस 4 यानी कि 4। फिर 16 माइनस 8, ये 8 हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, यानी कि 14 डिवाइड बाय 4, 3.5 आ जाएगा। फिर 18 डिवाइडेड बाय 4, 4.5, और 8 डिवाइडेड बाय 8, 1। ठीक है, ये तीनों मैंने मार्क कर लिए, ये पॉइंट कैलकुलेशन कर ली। अब इसी में बनाना। अच्छा, अब आपको जो है ना एक्स एक्सिस पे उन्होंने मार्क करके दिया है, वाई एक्सिस पे हमें खुद मार्क करना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी कहाँ तक जा रही है? मैक्सिमम 4.5 तक। तो हमें ऐसे मार्क करना है कि 4.5 तक आ जाए, 5 तक आ जाए। अब मैं यूँ लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, काफी है ये। अच्छा भाई, पहले जो है 0 से लेके 4 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3.5। स्केल यूज करना है वैसे तो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, स्केल ही यूज करना है इसमें। 4 से लेकर 8 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4.5। अच्छा, देन 8 से लेकर 16 तक है 1। ठीक है, मैं इसके अंदर कलर्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट हो जाए थोड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है ना, इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ओवरलैप होते हुए ना थोड़ा दिख नहीं रहा सही से। एग्जाम में कलर पेंसिल आपको लेकर नहीं जाना।
थोड़ा सा डार्क कर देना, अभी के लिए मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा डार्क हुआ हुआ है ये, एग्जाम में पेपर ग्राफ ऐसा बना हुआ आता है, नॉर्मल ब्लैक से नहीं आता है। ऐसे यहाँ पर ब्लैक से हुआ हुआ है ना, प्रिंटिंग हमारी तो ब्लैक से ही होती है। एग्जाम में ना ग्राफ ऐसे लाइट कलर से आता है कि आपकी पेंसिल उसके ऊपर दिखे, पेंसिल से जो भी आप लिखोगे वो ग्राफ पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा, साफ सुथरा ग्राफ होगा बिल्कुल। नॉर्मली ना बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का ग्राफ आता है या लाइट ग्रीन कलर का। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। यहाँ पर मीन निकालना है, बस ये एस्टिमेट ऑफ द मीन आ जाए तो परेशान नहीं होना, मतलब मीन ही निकालना है नॉर्मल, ठीक है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब ये हो जाएगा आपका 14, मतलब एफ एक्स, अच्छा फ्रीक्वेंसी तो 14 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होती है मिड पॉइंट। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, 0 से 4 के बीच में क्या आएगा 2, 4 से 8 के बीच में, 4 से 8 का मिड पॉइंट 6, 8 से 16 का मिड पॉइंट क्या होगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 12, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन सबको। 14 और 18 कितना हो गया 32 और 8 40, ऊपर भी लिखा हुआ था वैसे तो 40। अच्छा अब ये क्या आएगा आंसर फाइनली, फाइव पॉइंट एट आ रहा है फाइनल आंसर, ठीक है, 5.8 इज द मीन, ठीक है बच्चों, मीन आ गया आपका 5.8। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हिस्टोग्राम के बास्केटबॉल के, ठीक है। अच्छा तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।